हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के आवेदन शुरू है और इसके आवेदन कल से यानी 29 मई से शुरू हो गए हैं। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें इसके डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देखकर सारी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एज कितनी होनी चाहिए आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए, और जो भी चीजें हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम सेंटर हो सकता है, वो सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया है। आप उसको देख सकते हैं। और साथ साथ में उस वीडियो में हमने इसके एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस किया था। जो आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी बताया गया है। और दूसरा जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में कितने प्रश्न आते हैं और किस तरीके के पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया है। और साथ में इसके बाद यहाँ पर एक इंटरव्यू होता है। अब इसमें हम राजभाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के बारे में। ये धारा जो 3 धारा है राजभाषा अधिनियम 1963 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिकारी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का अर्थ यहाँ पर क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है। राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया था और राजभाषा अधिनियम 1963 का जो संशोधन था वो 1967 में किया गया था। अर्थात 1963 में अधिनियम बनाने के बाद इसका 1967 में इसका संशोधन हुआ है। अब राजभाषा अधिनियम की धारा 3 पढ़ने से पहले हम उसके कुछ चीजों को देख लेते हैं। और राजभाषा अधिनियम में अगर बात की जाए तो कुल 9 धाराएं होती हैं। और साथ में हम बात करें जो राजभाषा अधिनियम है वो किससे संबंधित है। ये जो अधिनियम है वह उन भाषाओं के बारे में है जो संघ के राजकीय कार्यों या फिर संसद के कार्य व्यवहार में केंद्रीय और राज्य जो अधिनियम होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, या फिर कहें उच्च न्यायालयों में जो प्रयोजित करने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन भाषाओं के बारे में राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया था। और इन 9 धाराओं में प्रत्येक जो धारा है वो अलग अलग चीजों के बारे में बात करती है। अगर हम धारा 1 की बात करें तो उसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ बताया गया है। धारा 2 जो है उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं कि इस अधिनियम में जो शब्द महत्वपूर्ण आए हैं उनकी परिभाषा क्या होगी। धारा 3 जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसमें बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा किस प्रकार से बनी रहेगी। धारा 4 है राजभाषा के संबंध में समिति से रिलेटेड। धारा 5 जो है वो केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद बताया गया है उसमें। और धारा 6 में बताया गया है कि कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होगा। धारा 7 जो है वो बताता है कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। जबकि धारा 8 जो है वो संघ को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 9 जो है जो कि अंतिम धारा है वो कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर को लागू न होने से है। 9वीं धारा में अंतिम धारा में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस प्रकार से राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं दी गई हैं। अब धारा 3 की बात करें कि धारा 3 में क्या क्या चीजों का उल्लेख मिलता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो धारा 3 है वो किस तारीख से प्रवृत्त होती है। धारा 3 जो है वो जनवरी 1965 के 26वें दिन यानी 26 जनवरी 1965 के दिन से प्रवृत्ति होती है, यानी उसको अनुपालन में लिया जाएगा। और यह धारा 3 संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा के बने रहने से संबंधित है। इसमें कुल 5 उपधाराएं हैं जिसमें से पहली उपधारा में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से
15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही यथावत चलता रहेगा। और ये जो नियत दिन है वो कौन सा दिन होता है, वो है 26 जनवरी 1965 का दिन। जबकि इसकी उपधारा 2 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार से जो संबंधित मंत्रालय है, विभाग है, कार्यालय है, उसमें जो पत्रादि किया जाता है यानी लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, उसके प्रयोजन के लिए हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी उपधारा 3 की बात करें तो उपधारा 3 में बताया गया है कि संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। और हम यहाँ पर धारा 3 की उपधारा 3 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। धारा 3 की उपधारा 4 में बताया गया है कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण है, यानी चाहे वो हिंदी में प्रवीण हो, प्रोफिशिएंट हो, या फिर अंग्रेजी में, वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सके, इसके बारे में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि यह केवल इस आधार पर कि दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उनका कोई अहित नहीं होगा। जबकि इसकी उपधारा जो 5 है उसमें बताया गया है कि जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कि संविधान बनने से पहले हो रहा था। जबकि संविधान बनने के समय ये निश्चय किया गया था कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रयोग सिर्फ संविधान बनने के 15 वर्षों तक ही किया जाएगा। लेकिन यह धारा 3 बताती है कि संविधान बनने के 15 वर्षों के बाद भी संघ के जो राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा बनी रहेगी। अब इस धारा की उपधारा 3 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही प्रयोग में लाई जाएंगी। उपधारा 1 में क्या लिखा था, अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की जो कालावधि होगी उसकी समाप्ति होने के बाद भी जो संघ के कार्य होंगे और जो संसद के कार्य होंगे वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। इसमें बताया गया है कि उस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, यानी जो बात वहां पर लिखी है उसके बाद भी यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता रहेगा। और इस उपधारा में 3 चीजों का उल्लेख है, 3 बिंदुओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहले बिंदु पर बताया गया है कि संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय द्वारा या विभाग द्वारा या फिर उसके जो कार्यालय होते हैं उनके द्वारा, या कहें कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में हो या फिर उसके नियंत्रण में हो, ऐसे किसी भी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा जो निकाले जाते हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। जबकि इसके दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है कि संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन जो होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं और राजकीय कागज पत्रों के लिए भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा। अगर हम इसके तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या फिर उसके नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी के लिए जो अनुज्ञप्तियां या अनुज्ञा पत्र होते हैं, सूचनाएं होती हैं, निविदा प्रारूप होते हैं, उन सभी में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो धारा 3 की उपधारा 3 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। और ये उपधारा धारा 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षाओं में
काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आरबीआई की बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं जिसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, उसमें राजभाषा से संबंधित भी टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड ए, ईसीजीसी पीओ या नाबार्ड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आई एग्जाम बी के द्वारा कॉम्बो कोर्स तैयार किया गया है। इसमें एनरोल होने पर आपको मिलेंगे 45% का ऑफ, जिसके लिए आपको यूज करना होगा कोड कॉम्बो 45। इसमें एनरोल होने पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, और साथ में आपको मिलता है इंटरव्यू गाइडेंस, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको गाइड भी किया जाएगा। और साथ में अगर आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा की जो परीक्षा है वो 23 जुलाई को है, उसके लिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं 40% का ऑफ, और उसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा RBI 40।